हाँ तो दोस्तों, आज अपन बात करेंगे जो है राजस्थान में सॉइल रिसोर्स पे मृदा संसाधन। मृदा जो है, क्योंकि राजस्थान ही नहीं बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जो है कृषि जो है मेन आधार है। तो राजस्थान में भी जो है अधिकांश जनसंख्या का जो आर्थिक आधार है या जीविकोपार्जन का जो आधार है वो कृषि है। और कृषि मूलतः जो है मृदा पर और पानी पर आधारित होती है। तो कहने का मतलब ये है कि मृदा बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। राजस्थान में जो है मृदा के क्योंकि बहुत बड़ा विस्तृत क्षेत्र है, इसके कारण जो है मृदा के यहाँ पे कई प्रकार पाए जाते हैं। लेकिन अपन मृदा के प्रकारों और वर्गीकरण की बात पहले कर चुके हैं। तो आज जो अपना जो मुख्य जो बिंदु रहेगा, जो अपना डिस्कशन या जो है विचार का बिंदु है, वो है संरक्षण, सॉइल कंजर्वेशन। सबसे पहले बात करते हैं कंजर्वेशन, क्योंकि आज जो है सभी संसाधन जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके कंजर्वेशन की बहुत आवश्यकता है। तो जो मृदा की बात है संरक्षण की, तो संरक्षण का मतलब ये नहीं कि किसी भी संसाधन का अपन उपयोग पूर्णतया बंद कर दें या बहुत कम कर दें, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका है ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, अनुकूलतम यूज होना चाहिए। तो मृदा संसाधन जो है उसका संरक्षण अपन किन आधारों पर करेंगे, कैसे करेंगे, इसके जो है क्या क्या अपन उपाय कर सकते हैं जिससे कि मृदा की उत्पादकता, उसकी क्वालिटी बनी रहे। तो चूँकि राजस्थान के अंदर जो है ज़्यादातर जो पार्ट है राजस्थान का, उसमें मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है। इसके कारण यहाँ पर मुख्य जो मृदा पाई जाती है वो रेतीली मृदा पाई जाती है, और बहुत कम मात्रा में या बहुत कम क्षेत्र के अंदर जो है उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जैसे दोमट मृदा है या मान लो एलिवियल सॉइल है जिसको अपन कच्छारी या जलोढ़ मृदा कहते हैं, बहुत कम पाई जाती है। तो मृदा की जो समस्या है, हालांकि प्रत्येक रीजन में, प्रत्येक देश में ग्लोबल प्रॉब्लम है सॉइल की, लेकिन जो है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान के अंदर जो मृदा की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, ज़्यादातर प्रदेश जो है मरुस्थलीय, इसके कारण और भी ज़्यादा इसका सॉइल कंजर्वेशन का जो इम्पोर्टेंस है और भी बढ़ जाती है। जो है मृदा संरक्षण के लिए अपन को सबसे पहले जो अपन बात करेंगे वो इरोजन की करेंगे। सॉइल इरोजन है, मृदा जो अपरदन है, उसको कैसे अपन क्योंकि मैनेज करें। सबसे ज़्यादा जो इसका जो मृदा का जो अपक्षरण होता है या जो इसकी मृदा की जो क्वालिटी है वो डिक्रीज होती है, वो मृदा अपरदन के कारण होती है। तो मृदा अपरदन जो है मृदा अपरदन कई जो इसके एजेंट्स हैं, जिनमें जो है जैसे वो रिवर्स का पानी है या बहता हुआ जल है, या मान लो ये हिमनद है, या मान लो जैसे विंड्स हैं, और भी इसके बहुत सारे एजेंट्स हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ नहीं है कि जो है ग्लेशियर्स वगैरह यहाँ पर पाए नहीं जाते हैं, तो यहाँ पर जो सॉइल इरोजन है मुख्यतः दो एजेंट्स के थ्रू होता है, एक तो पानी के द्वारा और एक विंड्स के द्वारा। राजस्थान के अंदर जो है सॉइल इरोजन है, जो उसका मुख्य कारण है विंड्स इरोजन। तो विंड्स के थ्रू यहाँ पर होता है। तो विंड्स की क्योंकि वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी इसकी हाई होती है, क्योंकि यहाँ पर बैरियर्स बहुत कम है राजस्थान में। और दूसरी बात, यहाँ पर जो हाई टेम्परेचर होता है, स्पेशली समर सीजन के अंदर यहाँ पर बहुत तेज़ आंधियाँ चलती है, जिसको अपन जो लोकल लैंग्वेज में अपन लू कहते हैं जिसको। और उन आंधियों के कारण जो है या लू के कारण जो है यहाँ पर जो है मृदा अपरदन ज़्यादा होता है। अब मृदा अपरदन क्योंकि इसकी गति जो है राजस्थान के अंदर तेज़ होती है पवनों की, उस गति को कम कैसे किया जाए, इसका सबसे जो मेन जो उपाय है वो है कि प्लांटेशन किया जाए। अब प्लांटेशन, वृक्षारोपण जो है, एक तो जैसे मान लो इसके 3-4 तरीके से अपन वृक्षारोपण कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी का निजी खेत है तो उसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो है एग्रो फॉरेस्ट्री इसको अप्लाई कर सकते हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री में क्या होता है, कृषि वानिकी जिसको अपन कहते हैं। तो कृषि वानिकी के अंदर क्या होता है कि खेत के अंदर अपन खेती करेंगे और जो उसकी चारों तरफ की जो बाउंड्री है वहाँ पर अपन जो है पेड़ पौधे लगाएंगे।
दूसरी बात, खेत के अंदर एले क्रॉपिंग भी अपन कर सकते हैं। एले क्रॉपिंग के अंदर क्या होता है, गलियारा कृषि जिसको अपन कहते हैं। गलियारा कृषि के अंदर क्या होता है कि अपन जो है लाइन के अंदर अपन पौधे लगाएंगे और बीच में इतना स्पेस रखेंगे ताकि बुआई हो सके। तो बीच के अंदर तो अपन फूड ग्रेन्स वगैरह या जो क्रॉप्स है उनकी अपन बुआई करेंगे, और साथ के अंदर जो है अपन लाइन के अंदर अपन पौधे भी लगा देंगे। तो पौधों के द्वारा अपने फ्रूट्स वगैरह मिलेंगे और उनके प्रोडक्ट मिलेंगे पौधों से, और दूसरी बात अपन को फसलों का उत्पादन भी अपन को प्राप्त होगा। तो ये तो निजी जो खेत है, जो निजी जो भूमि है लोगों की, उनमें अपन एग्रो फॉरेस्ट्री अपन लोगों को करनी चाहिए। हालांकि जो है राजस्थान सरकार है, भारत सरकार है, इसके ऊपर सब्सिडी दे रही है, मोटिवेट कर रही है, किसानों को ट्रेनिंग दे रही है, लेकिन जो है इसको और सामाजिक और किसानों में इसमें जागरूकता की आवश्यकता है। और इसमें जो फंड है, जो गवर्नमेंट का फंड है, उसको भी बढ़ाया जाना चाहिए, सब्सिडी वगैरह बढ़ाई जानी चाहिए, ये अपेक्षित है। हालांकि जो है गवर्नमेंट प्रयास कर ही रही है, आप लोगों को पता है। इसके अलावा दूसरा जो है सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल सामाजिक वानिकी। सामाजिक वानिकी का मतलब ये है कि जो भूमि है वो भूमि किसके अधिकार क्षेत्र में है, गवर्नमेंट के अधिकार में, समाज के अधिकार में। वो पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति उसका जो है मालिक नहीं है। तो जैसे मान लो उसके अंदर आती है कि जैसे स्वायत्त भूमि है, जो स्वायत्त भूमि है, तो स्वायत्त भूमि की चरागाह भूमि है। तो उसके अंदर क्या होता है कि समाज की भूमि है, अब उसके अंदर प्लांटेशन कौन करे, क्योंकि प्लांटेशन उसमें डायरेक्ट गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन क्योंकि समाज की कंसेंट लेना उसको ज़रूरी होता है, तो फिर वो जो है लोकल, क्योंकि स्वायत्त भूमि है, चरागाह भूमि है, वहाँ के जो लोकल जो लोग हैं उनका भी उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर मान लो गवर्नमेंट वहाँ प्लांटेशन करती है, पौधारोपण करती है, और वहाँ का इंटरेस्ट नहीं है लोकल लोगों का, तो वो पौधे थोड़े दिन बाद के अंदर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे। उनको लोकल किसानों को, लोकल जो आबादी है उन लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, स्थानीय लोगों को। तो स्थानीय लोगों को ही जो है वो पौधे लगाने होते हैं। कहाँ लगाने होते हैं, जो सरकारी भूमि है उस पर। तो समाज के द्वारा समाज की भूमि या सरकार की भूमि के ऊपर जो पौधारोपण किया जाता है उसको अपन सामाजिक वानिकी के नाम से जानते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होती है, सोशल फॉरेस्ट्री क्या होती है। तो ये एक जो एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री के अलावा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो ज़मीन है, क्योंकि वन विभाग और जो है सामुदायिक भूमि में अंतर है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का उस पर अपना स्वामित्व होता है, और जो है उसमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ही पौधारोपण करता है, जो है वन्य भूमि होती है उसके ऊपर। तो वो भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इसके ऊपर ज़्यादातर काम करती है स्टेट गवर्नमेंट की बजाय, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकार में होता है। इस वजह से तो जो पौधारोपण है वो उसको बढ़ावा देना चाहिए सबसे ज़्यादा। तो किसके थ्रू, जो है वन्य भूमि के ऊपर पौधारोपण करना चाहिए, समाज की भूमि पर पौधारोपण करना चाहिए, और निजी खेतों पर भी पौधारोपण करना चाहिए। तो पहला हो गया क्या कि वनों को बढ़ावा देना चाहिए, ग्रीनरी को बढ़ावा देना चाहिए, पौधारोपण करना चाहिए। दूसरा जो है सॉइल कंजर्वेशन का जो स्टेप है, जो चल भी रहा है और उसको और बढ़ावा देने की ज़रूरत है, वो है मेड़बंदी। मेड़बंदी का मतलब ये होता है कि क्योंकि जो खेत होते हैं वो अलग अलग उनके भूज होते हैं, किसी की मान लो 2 हेक्टेयर है, किसी के 1 हेक्टेयर है, किसी की 1 बीघा है, तो छोटे छोटे बहुत सारे खेत होते हैं उनका, क्योंकि सभी खेतों का अपना जो स्लॉप होता है, ढाल होता है। अब मान लो जैसे ही बरसात हुई और किसी खेत का स्लॉप मान लो प्लेन नहीं है खेत, थोड़ा उसमें स्लॉप स्टीप है, तो क्या होगा, पानी जैसे ही रेनफॉल होगी या मान लो इरिगेशन के द्वारा जो अपन पानी जो सिंचाई करते हैं उसके द्वारा पानी बहकर वो निचली तरफ चला जाएगा। निचली तरफ पानी का तो वेस्टेज हो रहा है, साथ के अंदर जो है उसकी जो उपजाऊ जो उसमें न्यूट्रिएंट्स है सॉइल के, उनको भी अपने साथ बहाकर ले जाते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए, उसके अंदर खेत तो प्लान करना ही करना है, साथ में प्रत्येक जो किसान के जो स्वामित्व में जो खेत है उसका जो है उसकी सीमा है, उसकी बाउंड्री के ऊपर जो है मेड़ जो है बनानी पड़ती है। तो वो मेड़ को ज़रूरी नहीं है कि वो जो है कई जो खेत वाले आप लोग देखते होंगे
कि बहुत बड़े बड़ी जो मेड़ लगा के रखते हैं, वो ज़्यादातर ऐसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अंदर आप 2-2 3-3 फीट की भी, अगर मान लो स्लोप ज़्यादा नहीं है तो 2-2 3-3 फीट की भी अगर आप मेड़ बंदी कर देते हैं खेतों में, तो क्या होगा, एक तो क्या होगा कि पानी बहकर दूसरे खेत में नहीं जाएगा तो उसके जो सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स है, उसके पोषक तत्व वो खेत में ही रहेंगे। दूसरी बात, मान लो एक किसान मान लो उसमें जो है गोबर खाद दे रहा है, दूसरे न्यूट्रिएंट्स दे रहा है, या मान लो कार्बनिक खाद दे रहा है, जैसे कई फसलों को अपन जो है खेत में ही दबा देते हैं, थोड़ी दिन बाद में वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है, आप लोगों को पता होगा। तो उसके द्वारा क्या, एक किसान इतनी मेहनत कर रहा है, दूसरा किसान मान लो कुछ भी जो प्रयास नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, मेड़बंदी नहीं होगी तो वो पोषक तत्व बहकर दूसरे खेत में चले जाएंगे, उस किसान को कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा, निचले खेत में बहकर चला जाएगा। तो फिर अपन लोगों को क्या करना है कि मेड़बंदी तो करनी है, प्रत्येक किसान को जागरूक करना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट इस पर भी जो है अलग अलग प्रोजेक्ट चला रही है, सब्सिडी दे रही है किसानों को, और एक जो मनरेगा जो कार्यक्रम है, भारत सरकार का बहुत बड़ा कार्यक्रम है, उसके थ्रू भी अब जो है, पहले तो पब्लिक जो है जो लैंड है उसके ऊपर कार्य हो रहे थे, अब पक्का निर्माण भी हो रहा है। जो निजी जो संपत्ति है, निजी जो खेत हैं, उन पर भी नरेगा के थ्रू काम हो रहे हैं। चाहे तो नरेगा के थ्रू काम करवाओ या दूसरी तरीके से काम करवाओ, लेकिन किसानों को भी और आम जनता को भी इसमें रुचि लेनी चाहिए कि मेड़बंदी अगर कहीं नहीं हो तो उसके अंदर सहयोग करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए किसानों को। मेड़बंदी तो चलो ठीक है, एक सामान्य सा स्लोप है वहाँ, लेकिन कई जगह बहुत स्टीप स्लोप होता है। तो स्टीप स्लोप होता है तो फिर अपन, और मान लो पानी की आवाज़ ज़्यादा है, लंबा चौड़ा कैचमेंट एरिया है, तो फिर वहाँ पर छोटी मोटी मेड़बंदी काम नहीं देगी। वहाँ पर अपन लोगों को क्या करना पड़ेगा, चेक डैम बनाने पड़ेंगे, वहाँ पर जो है एनिकट्स बनाने पड़ेंगे। हालांकि बना भी रहे हैं, एक आप लोगों को पता हो तो वाटरशेड प्रोग्राम चला था, शायद वो अभी भी चल रहा है, लेकिन वो अब उसका कम हो गया, उसकी जगह नरेगा को ज़्यादा इंपॉर्टेंस गवर्नमेंट दे रही है और पब्लिक भी दे रही है, क्योंकि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिलता है ग्रामीण जनता को, इस वजह से नरेगा में वो चीज़ आ गई। बल्कि जल ग्रहण विकास कार्यक्रम के द्वारा बहुत सारे काम हुए थे। तो इसमें क्या है कि क्या करना पड़ेगा कि जैसे मान लो बहुत सारा कैचमेंट एरिया है, वहाँ पर क्योंकि सारा का सारा पानी बहकर इतनी जो है कि वो चौड़े एरिया में नहीं बहता है, अल्टीमेटली क्या होता है, एक संकरी जगह आती है कहीं ना कहीं, वहाँ पर अपन को क्या करना पड़ेगा, उस पानी के आगे बैरियर लगाना पड़ेगा। वो बैरियर आप एनीकट के रूप में लगा सकते हो, चेक डैम के रूप में लगा सकते हो। वो बैरियर आपका कच्चा हो सकता है, पक्का हो सकता है। तो आप कच्चे बांध भी बना सकते हो और पक्का जो है चेक डैम भी बना सकते हो, और कच्चा आप जो एनीकट भी बना सकते हो। लेकिन ज़्यादातर जो है पहले कच्चे मिट्टी डाल देते थे, बहुत सारी मिट्टी डालेंगे, उसके ऊपर आगे बैरियर हो गया, पानी भर जाएगा, उसके कारण क्या होगा, ग्राउंड वाटर लेवल भी रिचार्ज होएगा, लेवल भी बढ़ेगा, और दूसरी बात क्या होगा कि पानी बहकर आगे नहीं जाएगा तो सॉइल इरोजन भी नहीं होएगा। तो दो फायदे हो गए एक ही चीज़ से कि अपना जो है पानी की वैसे वाटर क्राइसिस राजस्थान में तो बहुत ज़्यादा है, तो अपन को दो से एक जो है उपाय से अपन को दो ही नहीं बल्कि बहुत सारे फायदे होते हैं। दो तो मेजर इसके बेनिफिट्स हैं कि सॉइल इरोजन और वाटर कंजर्वेशन और सॉइल कंजर्वेशन दोनों इस चीज़ से होते हैं। जो है दूसरा क्या हो गया, इसके अंदर आपको बैरियर्स बनाने, एनीकट्स बनाने, बैरियर्स का मतलब एनीकट्स बनाने, चेक डैम बनाने, और पहला प्लांटेशन हो गया। अब तीसरा जो है सॉइल जो कंजर्वेशन का जो तीसरा जो मेन उपाय है वो है कि फसलों को बार बार बदल कर बोना। किसानों के दिमाग में क्या है कि जैसे मान लो कोई कैश क्रॉप है, जैसे मान लो मूंगफली है, सरसों है, तो ये फसलें क्या होती है, इनकी क्या है कि मार्केट वैल्यू ज़्यादा होती है, वो जो इसके अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट का भी ज़्यादा होता है। इस वजह से किसानों का इंटरेस्ट होता है कि मैं तो सरसों बोऊँ या मैं जो है मूंगफली बोऊँ, क्योंकि कैश क्रॉप है, उससे बेनिफिट उसको ज़्यादा होता है। वो जो है लाभ कमाने के चक्कर के अंदर एक एक फसल को बार बार रिपीट करता है। तो आप एक एक फसल को अगर कंटिन्यूसली आप रिपीट करते रहोगे, अल्टीमेटली क्या होगा कि उसकी जो फर्टाइल कैपेसिटी है सॉइल की वो बहुत कम हो जाएगी और वो ज़मीन बोने लायक नहीं रहेगी, बंजर टाइप हो जाएगी। तो किसानों को क्या करना चाहिए, जो है बार बार फसलों को रोटेशन से बोना चाहिए। जैसे मान लो अब की बार मान लो कोई किसी ने गेहूँ बोया है तो अगली बार गेहूँ नहीं बोना हो, अगली बार चना बोना है, सरसों बोनी है,
या फिर जो है अपन खरीफ क्रॉप्स की बात करें तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर लोग सोचते हैं कि भाई जो है मूंग का बहुत न्यूनतम समर्थन मूल्य हाई होता है, मूंग बोते जा रहे हैं, या फिर जो है चमड़ा बोते जा रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके अंदर क्या है कि एक बार मान लो अपने गवार की फसल पैदा कर ली तो दूसरी बार उसको चेंज करना चाहिए, उसको क्रॉपिंग पैटर्न को, उसके अंदर दूसरी क्रॉप बोनी चाहिए। जैसे मान लो अपने चमड़ा बो लिया या मटर की क्रॉप्स कर ली, या फिर जो है आपने जो मूंगफली जो फली वाली जो जितनी भी क्रॉप्स होती है उसमें राइजोबियम जो है उसके अंदर एक बैक्टीरिया होता है, जीव होता है, उसके कारण जो है नाइट्रोजन का लेवल बढ़ता है। तो क्योंकि सॉइल की जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें नाइट्रोजन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो उसमें जो है जो फसलों को हेर फेर कर बोना चाहिए। साधारण शब्दों में अपन समझ सकते हैं, रोटेशन से बोना चाहिए। तो जो सॉइल कंजर्वेशन का जो पहला जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसके अंदर जो है मेड़बंदी होनी चाहिए, प्लांटेशन होना चाहिए। तीसरा जो है क्रॉपिंग पैटर्न को कंटिन्यूसली अपन लोगों को चेंज करना चाहिए। फोर्थ इसके अंदर जो है अपन जितनी भी अपन क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर क्या करते हैं कि भाई जो प्रोडक्टिविटी हाई हो, उत्पादकता बहुत ऊंची हो, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं यूरिया काम में लेते हैं या फिर डीएपी काम में लेते हैं। तो अपन को क्या करना चाहिए, इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ अपन को कम करना चाहिए। उसका जो है लॉन्ग टाइम में बहुत उसका जो है बहुत उसका मतलब कुल दुष्प्रभाव पड़ता है। तो अपन लोगों को क्या करना चाहिए कि अपन लोगों को इम्पोर्टेंस किसको देनी चाहिए, जैसे गोबर की खाद है या फिर हरी खाद है, उसको अपन जो है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। और केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का अपन को उपयोग कम से कम करना चाहिए। थैंक यू। मैं क्योंकि समय की कमी होने के कारण अब जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी को अपन टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस पर विस्तृत चर्चा जारी रखेंगे।